कहानी की शुरुआत एक आम सी बिंगो नाइट वाले बार में होती है, लेकिन इस शांत जगह पर बैठा हुआ बुजुर्ग आदमी कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं। यह रेमंड किंग है, फिनसेन का फॉर्मर डायरेक्टर, जो अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की तरह एक पुरानी और अधूरी फाइल को सॉल्व कर रहा है। किंग के सामने अनाइस नाम की एक खामोश, सख्त और बेहद डेंजरस औरत बैठी है। किंग उसे जीनो सांचेज, उसकी वाइफ एडिथ और उनके छोटे बेटे अल्बर्टो की पुरानी तस्वीर दिखाता है। ये फैमिली एल साल्वाडोर से अमेरिका निकली थी, मगर सफर के बाद तीनों जैसे दुनिया से गायब हो गए। अनाइस पहले समझती है कि किंग उसे किसी को मरवाने आया है, इसलिए वह साफ कर देती है कि वह बच्चों को टारगेट नहीं करती। किंग बताता है कि यह असेंशन नहीं, तलाश का काम है। एडिथ के फादर एमिलियानो ने अपनी बेटी और नवासे को ढूंढने के लिए उसे हायर किया था, लेकिन अनाइस का रिएक्शन अजीब है। फोटो देखकर भी उसके चेहरे पर पहचान नजर नहीं आती, जैसे उसकी यादों के अंदर कोई दरवाजा बंद हो। इसी दौरान वह किंग को इशारा करती है कि कुछ आर्म्ड लोग उनकी मीटिंग देख रहे हैं। किंग समझ जाता है कि केस सिर्फ मिसिंग फैमिली का नहीं, बल्कि किसी ऐसे राज का है जिसके लिए लोग कत्ल करने को तैयार हैं। वह उठकर निकलने की कोशिश करता है और बार की नॉर्मल रात एक डेडली एम्बुश में बदलने वाली होती है। किंग जैसे ही बार से निकलने की कोशिश करता है, अटैकर्स उसका रास्ता बंद कर देते हैं। उम्र ज्यादा होने के बावजूद किंग बिल्कुल हेल्पलेस नहीं। वो पहले हमला करने वाले को सरप्राइज करता है, गन छीनकर दूसरे आदमी को भी गिरा देता है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि शायद वह बच निकलेगा, लेकिन बाहर और शूटर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अनाइस इस पूरी फायरिंग के दौरान हैरतअंगेज सुकून के साथ मूव करती है। वह अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्सेस से डेंजर को अवॉइड कर लेती है, मगर किंग रोड पर निकलते ही गोलियों का निशाना बन जाता है। उसकी मौत कोई रैंडम रॉबरी नहीं, बल्कि एक एग्जीक्यूशन है। अगली सुबह ट्रेजरी की डिप्टी डायरेक्टर मैरीबेथ मदीना को LAPD का फोन आता है। मदीना कभी किंग की प्रोटेजी थी, इसलिए मॉर्ग में उसकी बॉडी देखना सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं, बल्कि एक पर्सनल शॉक भी है। पुलिस बताती है कि किंग ने मदीना को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखा हुआ था। मदीना उसके हाथ पर लिखा हुआ क्रिप्टिक मैसेज देखती है, फाइंड अकाउंटेंट। ये लफ्ज उसे फौरन क्रिश्चियन वुल्फ की तरफ ले जाते हैं। वह ऑटिस्टिक मैथमेटिकल जीनियस जो क्रिमिनल्स के अकाउंट सॉल्व करता है और जरूरत पड़ने पर ट्रेंड किलर बन जाता है। मदीना जानती है कि क्रिश्चियन कानून के बाहर काम करता है, लेकिन किंग ने मरते वक्त उसी का नाम क्यों छोड़ा? इस सवाल का मतलब है कि किंग को अपने कातिल का अंदाजा था और उसे यकीन था कि सिर्फ अकाउंटेंट ही इस पंजल के हिडन नंबर्स और ब्लड ट्रेल को जोड़ सकता है। मदीना किंग की फाइल उठाती है और फैसला करती है कि यह केस बंद नहीं होने देगी। अब कहानी क्रिश्चियन वुल्फ की तरफ शिफ्ट होती है। क्रिश्चियन अपनी एयर स्ट्रीम ट्रेलर में रहता है, जहां हर चीज एग्जैक्ट ऑर्डर, मेजरमेंट और रूटीन के मुताबिक रखी होती है। उसकी अनसीन पार्टनर जस्टिन कंप्यूटर वॉइस के जरिए उसे एक अजीब मिशन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, स्पीड डेटिंग। क्रिश्चियन क्रिमिनल्स के $1 बिलियन अकाउंट्स कुछ घंटों में समझ सकता है, लेकिन नॉर्मल सोशल कन्वर्सेशन उसके लिए किसी एनक्रिप्टेड कोड से ज्यादा मुश्किल है। इवेंट पर शुरू में कई विमेन उसे अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस समझकर उसकी लाइन में आती है, मगर क्रिश्चियन हर जवाब को इमोशन के बजाय डेटा के तौर पर ट्रीट करता है। उसने डेटिंग क्वेश्चंस को न्यूमेरिक वैल्यूज देकर प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया होता है, इसलिए वह वही आंसर्स देता है जो स्टैटिस्टिकली सक्सेसफुल होने चाहिए। मसला यह है कि सामने बैठे लोग परफेक्ट डेटा नहीं, रियल कनेक्शन चाहते हैं। क्रिश्चियन सच बोलता है, लेकिन उसका सच इतना डायरेक्ट और कैलकुलेटेड होता है कि हर मीटिंग ऑनवर्ड बन जाती है। वह लव को भी न्यूरोकेमिकल प्रोसेस के तौर पर एक्सप्लेन कर देता है, जिससे पोटेंशियल मैचेस एक एक करके दूर हो जाती है। ये सीन हमें याद दिलाता है कि क्रिश्चियन की सबसे बड़ी कमजोरी गनफाइट नहीं, तन्हाई है। उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड और सर्वाइवल स्किल्स हैं, मगर वह अपने ब्रदर ब्रैक्सटन से भी दूर है और किसी नॉर्मल रिलेशनशिप को समझ नहीं पाता। इसी इमोशनल एम्प्टीनेस के बीच किंग की मौत का सिग्नल जस्टिन तक पहुंचने वाला है और क्रिश्चियन की कंट्रोल्ड जिंदगी दोबारा वायलेंस और अनरिजॉल्व्ड फैमिली कनेक्शंस में खींच ली जाएगी। मदीना किंग के अपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन मटेरियल को एग्जामिन करती है। कमरा मैप्स, होमिसाइड फोटोग्राफ्स, सेंट्रल अमेरिका के रूट्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स और छोटी छोटी रिसीट्स से भरा होता है। पहली नजर में सब कुछ रैंडम लगता है, मगर किंग किसी एक फैमिली को ट्रेस करते करते प्रोफेशनल किलर्स तक पहुंच गया था। फोटोज में मरे हुए लोग चिल्ली के फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स हैं और उन सब की डेथ्स के आसपास एक अनआइडेंटिफाइड वुमन का शैडो नजर आता है। दूसरी तरफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड बर्क अपने एनफोर्सर कॉप से बात करता है। बर्क अनाइस को सिर्फ एहसासिन नहीं, एक जिंदा सबूत समझता है। कुछ साल पहले अनाइस उसकी मीटिंग में आई, उसके आर्म्ड पार्टनर्स को मार दिया, लेकिन बर्क को छोड़ गई क्योंकि वह उसे पहचान नहीं सकी। बर्क का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर उसकी मेमोरी लौट आई तो वह समझ जाएगी कि उसके पुराने जख्मों और गायब फैमिली के पीछे कौन था। इसलिए कॉप को फोर्ट वर्थ भेजा जाता है ताकि किंग की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हर विटनेस खत्म कर दिया जाए। मदीना मीनवाइल क्रिश्चियन के एलियासिस और हार्वर्ड न्यूरोसाइंस एकेडमी का कनेक्शन ढूंढ लेती है। वह एकेडमी को कॉल करके क्रिश्चियन और उसकी ब्रिटिश एक्सेंट वाली हैंडलर तक पहुंचने की कोशिश करती है। मदीना जानबूझकर किंग की मर्डर फोटोज, मैप्स और अकाउंटेंट की इमेज का जिक्र करती है ताकि मैसेज क्रिश्चियन तक जरूर पहुंचे। अब दोनों साइड्स रेस में है। मदीना ट्रुथ तक पहुंचना चाहती है, जबकि बर्क हर उस शख्स को मिटा देना चाहता है जो एडिथ सांचेज का नाम दोबारा जिंदा कर सकता है। क्रिश्चियन बिना फॉर्मल इन्विटेशन के मदीना को पार्किंग एरिया में मिल जाता है। मदीना उसके क्रिमिनल क्लाइंट्स, प्रिजन एस्केप और किलिंग्स के बारे में जानती है, इसलिए दोनों के दरमियान ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। मगर क्रिश्चियन सीधा किंग की फाइल मांगता है क्योंकि उसके लिए अधूरा पजल छोड़ना मुमकिन नहीं। एविडेंस को देखते ही उसका माइंड डिटेल्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू कर देता है। वो फैमिली फोटो, बॉर्डर रूट्स, बस रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स, टैक्स रिटर्न्स और पिज्जा रिसीट्स को एक लॉजिकल टाइमलाइन में जोड़ता है। जीनो, एडिथ और 5 साल का अल्बर्टो एल साल्वाडोर से निकले। उन्होंने ग्वाटेमाला और मेक्सिको के डेंजरस रूट्स क्रॉस किए, फिर लॉस एंजल्स पहुंचे, जहां एडिथ ने स्टूडियोज पिज्जा के नाम से टैक्स रिटर्न फाइल की। क्रिश्चियन नोटिस करता है कि एडिथ ने मैरिड होते हुए भी सेपरेटली फाइल किया, चाइल्ड केयर एग्जेम्पशन क्लेम नहीं की और इनकम पैटर्न नॉर्मल एम्प्लॉय जैसा नहीं है। उसके कैलकुलेशंस बताते हैं कि
डॉक्यूमेंट्स किसी फोर्स्ड आइडेंटिटी या कंट्रोल्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ इशारा करते हैं। एक और रिकॉर्ड में एमिलियानो गोंजालेज का नाम मिलता है, जो फोर्ट वर्थ में रहता है और मुमकिन है एडिथ का फादर हो। लेकिन क्रिश्चियन के लिए नंबर्स बेहिस नहीं है, वो उनके थ्रू वह चीज देखता है जो दूसरे मिस कर देते हैं। फोटो में अल्बर्टो की बॉडी लैंग्वेज उसकी अटेंशन पकड़ती है, जैसे बच्चा सेंसरी स्ट्रेस या ऑटिज्म के साइंस दिखा रहा हो। इन्वेस्टिगेशन का पहला कंक्रीट लीड पिज्जा फैक्ट्री और एमिलियानो है। दोनों लॉस एंजल्स के इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ निकलते हैं, जबकि कॉब फोर्ट वर्थ में विटनेस तक उनसे पहले पहुंचने जा रहा होता है। क्रिश्चियन और मदीना स्टूडियोज पिज्जा फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां मैनेजर आइक पहले एडिथ को पहचानने से इनकार करता है। मदीना ऑफिशियल सवाल करती है, लेकिन आइक हर जवाब को वेग रखकर उन्हें भेजने की कोशिश करता है। तब क्रिश्चियन उसके टैक्स रिकॉर्ड्स और प्रोडक्शन नंबर्स निकालता है। फैक्ट्री जितनी पिज्जा बेचने का क्लेम कर रही है, उतने बॉक्स कभी खरीदे ही नहीं गए। इसका मतलब बिजनेस कम इनकम को ज्यादा दिखाकर किसी दूसरे इलीगल सोर्स का पैसा क्लीन कर रहा है। आइक बहाना बनाता है कि पिज्जा स्लाइसेस में बिकती है, मगर क्रिश्चियन तुरंत कैलकुलेशन से उस झूठ को भी तोड़ देता है। जब आइक अग्रेशन दिखाता है, क्रिश्चियन उसकी उंगली कंट्रोल करके उसे नीचे कर देता है और फैक्ट्री के वर्कर हमला कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में क्रिश्चियन उन सबको प्रिसाइज स्ट्राइक से डिसेबल कर देता है। वह अनावश्यक हलचल नहीं करता, सिर्फ थ्रेट को खत्म करता है। डर के मारे आइक आखिरकार टॉमस का नाम देता है, एक पिंप और ट्रैफिकर जो औरतों को कंट्रोल करता है और नेटवर्क के लिए कैश जनरेट करता है। इसी वक्त फोर्ट वर्थ में कॉब एमिलियानो गोंजालेज तक पहुंच चुका होता है। एमिलियानो, जो सालों से अपनी बेटी और नवासे का इंतजार कर रहा था, जवाब देने से पहले ही गोली का शिकार बन जाता है। मदीना को न्यूज मिलती है कि एमिलियानो मारा जा चुका है और क्रिश्चियन समझ जाता है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। क्रिश्चियन एक ऐसे आदमी को कॉल करने का फैसला करता है जो क्रिमिनल्स की लैंग्वेज समझता है, लेकिन वह आदमी उसका अपना एस्ट्रेंज्ड ब्रदर ब्रैक्सटन है। एक तरफ वह फोन पर मार्गरेट से कॉर्गी पप्पी जल्दी लेने की इमोशनल जिद कर रहा होता है, दूसरी तरफ उसका करंट प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। पप्पी के लिए उसकी सॉफ्ट वॉइस के कुछ ही मोमेंट्स बाद वह आर्म्ड क्रिमिनल्स को ब्रूटल एफिशिएंसी से एलिमिनेट करता है। ये सीन दिखाता है कि ब्रैक्स वायलेंट जरूर है, लेकिन उसके अंदर कनेक्शन और फैमिली की जरूरत क्रिश्चियन से कम नहीं। तब क्रिश्चियन का कॉल आता है। ब्रैक्स पहले ही गुस्से में है, क्योंकि पिछले 8 सालों में हमेशा उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जबकि क्रिश्चियन ने डिस्टेंस बनाकर रखी। क्रिश्चियन सीधा कहता है कि उसे हेल्प चाहिए। ब्रैक्स कॉल काट देता है, फिर दोबारा बात में अपना पूरा रिसेंटमेंट निकालता है। क्रिश्चियन जब मुश्किल में होता है तब याद करता है, लेकिन ब्रदर बनकर कभी प्रेजेंट नहीं होता। क्रिश्चियन इमोशंस को ठीक तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए वह ब्रैक्स का बर्थडे गलत तरीके से रेफरेंस देता है और कन्वर्सेशन को फैक्ट्स में ले जाता है। फिर भी जब वह पूछता है कि क्या ब्रैक्स 24 घंटों में लॉस एंजल्स आ सकता है, तो ब्रैक्स बिना प्रॉपर हाँ कहे निकल पड़ता है। मोटेल पर मदीना को पहली बार समझ आता है कि एक डेंजरस अकाउंटेंट के साथ अब एक प्रोफेशनल असासिन भी टीम में आ गया है। क्रिश्चियन जस्टिन की एडवाइस पर ब्रैक्स को अप्रिशिएट करने की कोशिश करता है, मगर रियूनियन ऑनवर्ड रहता है। लेकिन टॉमस जैसे ट्रैफिकर को एक्सपोज करने के लिए यही कॉम्बिनेशन जरूरी है। क्रिश्चियन का पैटर्न रीडिंग माइंड, ब्रैक्स की स्ट्रीट इंटेलिजेंस और मदीना की ऑफिशियल अथॉरिटी। अब तीनों एक रिस्की ट्रैप प्लान करते हैं। टॉमस को बाहर निकालने के लिए ब्रैक्स एक मोटेल रूम में 3 विमेन को बुलाता है, जो उसके ट्रैफिकिंग सर्कल से जुड़ी होती है। क्रिश्चियन और मदीना पहले समझते हैं कि यह कोई इमोरल सेटअप है, मगर प्लान का मकसद औरतों से इन्फॉर्मेशन लेना और उन्हें पेमेंट देकर सेफ एग्जिट देना है। रूम का एटमॉस्फेयर टेंशन से भरा है। औरतें जानती हैं कि टॉमस से बेट्रियल का मतलब टॉर्चर या मौत हो सकता है। ब्रैक्स उनसे पूछता है कि वे वायलेंट क्लाइंट से खुद को कैसे बचाती हैं और फिर कैश ऑफर करता है। 2 औरतें डर कर चली जाती हैं, लेकिन एक रुकती है और ज्यादा पैसे मांगती है ताकि वह शहर छोड़ सके। इस छोटी सी डिमांड से नेटवर्क की रियलिटी सामने आती है। ये औरतें फ्रीली काम नहीं कर रही, बल्कि फियर, डेट और कंट्रोल के अंदर हैं। क्रिश्चियन फैक्ट्स कलेक्ट करता रहता है। मदीना लीगल लिमिट्स को लेकर अनकंफर्टेबल होती है और ब्रैक्स सिचुएशन को अपने रफ लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करता है। वह औरत टॉमस को कॉल करके मोटेल बुलाती है। मदीना इंसिस्ट करती है कि अरेस्ट प्रॉपर एविडेंस के साथ होना चाहिए, मगर ब्रैक्स को यकीन है कि टॉमस लॉयर के पीछे छुप जाएगा। क्रिश्चियन दोनों के बीच न्यूट्रल लगता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी किंग का मर्डरर और मिसिंग चाइल्ड है। जब टॉमस की गाड़ी पार्किंग में एंटर करती है, सस्पेंस और बढ़ जाता है। वह समझता है कि वह रूटीन मीटिंग के लिए आया है, जबकि रूम के अंदर 2 ट्रेंड किलर्स और एक फेडरल एजेंट उसका इंतजार कर रहे हैं। टॉमस जैसे ही मोटेल बालकनी पर पहुंचता है, ब्रैक्स उसे बात का मौका दिए बिना एक पावरफुल पंच मारता है। टॉमस रेलिंग के ऊपर से नीचे पार्क की हुई कार पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। मदीना शॉक में है, क्योंकि उसकी प्लान्ड इंटेरोगेशन अब क्लियरली इलीगल एब्डक्शन बन चुकी है। क्रिश्चियन और ब्रैक्स टॉमस को उठाकर मदीना की कार की ट्रंक में डाल देते हैं। मदीना गुस्से से पूछती है कि अगर पुलिस ने कार रोकी और ट्रंक खोल दिया तो क्या होगा। क्रिश्चियन बिल्कुल काम रहते हुए जस्टिन को कॉल करता है। कुछ ही सेकंड्स में हार्बर का नेटवर्क ट्रैफिक लाइट्स को ग्रीन सीक्वेंस में सेट कर देता है, पास की पुलिस को फेक रॉबरी कॉल पर डाइवर्ट देता है और उनके रूट को सर्विलांस से टेम्परेरी क्लियर कर देता है। उसके लिए यह सिर्फ साइबर क्राइम नहीं, अगर गवर्नमेंट को पता चला तो उसकी करियर और फ्रीडम दोनों खत्म हो सकती है। ब्रैक्स सिचुएशन को जोक से हल्का करता है, लेकिन क्रिश्चियन किंग के फाइनल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्टिन को एक और टास्क देता है। वह जानना चाहता है कि मर्डर से पहले किंग बार में किससे मिला था। मदीना कार चलाती है, ट्रंक से टॉमस की आवाज आती है और हर ग्रीन लाइट उन्हें सेफ हाउस के करीब ले जाती है। सेफ लोकेशन पर टॉमस से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट क्लू किंग के बार की सर्विलांस फुटेज में छिपा है। जस्टिन अपने एकेडमी के गिफ्टेड स्टूडेंट्स
एलिमेंट्स को एक्टिवेट करती है और इन्वेस्टिगेशन अब लोकल विटनेसेस से ग्लोबल डिजिटल हंट में बदल जाती है। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस एकेडमी में जस्टिन अपने गिफ्टेड ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को एक अनयूजुअल क्लास असाइनमेंट देती है। पूरे लॉस एंजल्स के ट्रैफिक और सिक्योरिटी कैमरों को ब्रूट फोर्स करके किंग के बार से निकली मिस्टीरियस वुमन को ढूंढना। क्रिश्चियन रिमोट स्क्रीन पर मिशन एक्सप्लेन करता है, जबकि मदीना को पहली बार पता चलता है कि अकाउंटेंट के पीछे कोई एक इंडिविजुअल हैकर नहीं बल्कि एक हाईली कोऑर्डिनेटेड यंग टीम है। किंग बार में एंटर करता है। लगभग 45 मिनट बाद फायरिंग होती है और एक औरत बिना पैनिक के सीन से निकलती नजर आती है। कैमरा एंगल उसका फेस क्लियर नहीं दिखाता, लेकिन क्राउड में पामेला नाम की टूरिस्ट का सेल्फी मोमेंट कैप्चर हुआ था। टीम पामेला का एड्रेस और स्मार्ट होम नेटवर्क लॉकेट करती है। वे यूटिलिटी सिस्टम, अनसिक्योर्ड प्रिंटर, टेलीविजन और लाइट्स को मैनिपुलेट करके पामेला को चेयर से उठने पर मजबूर करते हैं। फिर उसके लैपटॉप की फोटो लाइब्रेरी एक्सेस करते हैं। जस्टिन रेड लाइट और ग्रीन लाइट कमांड के जरिए स्टूडेंट्स से सेकंड्स के अंदर कोऑर्डिनेटेड मूव्स करवाती है, जबकि पामेला को अंदाजा तक नहीं होता कि उसका घर रिमोट ऑपरेटर्स के कंट्रोल में है। आखिरकार सेल्फी मिल जाती है और बैकग्राउंड में अनाइस का क्लियर फेस नजर आता है, लेकिन फेशियल स्कैन किसी नॉर्मल डेटाबेस से मैच नहीं होता। इसके बजाय इमेज सर्च उसी औरत को दुनिया के मुख्तलिफ क्रिमिनल सीन्स के करीब दिखाता है, जहां कार्टेल मेंबर्स, ट्रैफिकर्स और आर्म्ड ऑपरेटिव्स रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। अनाइस मिसिंग विक्टिम हो सकती है, लेकिन अब वह खुद एक इंटरनेशनल असैसिन भी है। मदीना को समझ आता है कि किंग जिस औरत से मिला था वह उन सबसे ज्यादा डेंजरस है। सेल्फी से मिलने वाले फेस को एनालाइज करते हुए टीम अनाइस की ट्रैवल हिस्ट्री का फ्रैगमेंटेड पैटर्न बनाती है। वह यूरोप, लैटिन अमेरिका और दूसरे रीजन्स में उन जगहों के आसपास नजर आई जहां वायलेंट क्रिमिनल्स अचानक मारे गए। मदीना के लिए यह रेवलेशन अनबियरेबल है। जिस इन्वेस्टिगेशन को वह किंग के जस्टिस के नाम पर चला रही थी, उसमें उसके पार्टनर्स ओपनली मर्डर, किडनैपिंग और इलीगल सर्विलांस को नॉर्मल टूल्स समझते हैं। वह कहती है कि लॉ ही वह लाइन है जो उन्हें क्रिमिनल से अलग रखती है। क्रिश्चियन लॉजिकल तरीके से डिफेंड करता है कि रिजल्ट मिल रहा है, मगर मदीना समझती है कि अगर वह और आगे गई तो किंग के प्रिंसिपल्स को ही बेट्रे कर देगी। वह टीम से अलग होने का फैसला करती है, टॉमस को कार से निकलवाने का ऑर्डर देती है और केस को ऑफिशियल चैनल से परस्यू निकल जाती है। मदीना स्टेट अटॉर्नी के ऑफिस में टॉमस और उसके लॉयर को प्ली डील ऑफर करती है। वह उन्हें आइक की ब्रूटल डेथ के क्राइम सीन डिटेल्स दिखाती है। आइक को साइलेंस करने के लिए टॉर्चर करके मारा गया और उसका लॉयर भी गायब है। मदीना टॉमस को समझाती है कि नेटवर्क अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं बल्कि इरेज करता है। डर के मारे टॉमस ट्रैफिकिंग ऑपरेशन के बारे में बोलना शुरू करता है। वह रिवील करता है कि माइग्रेंट्स को ड्रग्स से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल कमोडिटी समझा जाता है। विमेन, फार्म वर्क्स और लेबरर्स को सालों तक एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब वह कॉब का नाम देने के करीब है, लेकिन बाहर एक स्नाइपर ऑलरेडी पोजीशन ले चुका है। टॉमस एडिथ को याद करता है और बताता है कि वह क्वाइट थी लेकिन रेजिस्टेंस करती थी, मगर टॉमस कॉब का करंट लोकेशन बताता उससे पहले स्नाइपर बुलेट विंडो क्रॉस करके उसकी बॉडी में लगती है। अगली गोली लॉयर को भी खत्म कर देती है। मदीना फ्लोर पर कवर लेती है, लेकिन विटनेस और लीगल केस दोनों सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्रिश्चियन और ब्रैक्स को डेथ की खबर मिलती है। क्रिश्चियन फ्रस्ट्रेशन को नंबर्स और नेक्स्ट स्टेप्स में हाइड करता है, जबकि ब्रैक्स ओपनली कहता है कि लीगल अप्रोच का रिजल्ट यही होना था। फिर भी दोनों के पास अनाइस की इमेज, हॉस्पिटल रिलेटेड क्लू और किंग का अनफिनिश्ड ट्रेल बचा है। ब्रैक्स क्रिश्चियन की इमोशनल डिस्टेंस पर बात छेड़ता है। वह कहता है कि हर बार उसने कॉल किया, क्रिश्चियन ने या तो जवाब नहीं दिया या फॉर्मल कन्वर्सेशन की। क्रिश्चियन एडमिट नहीं कर पाता कि लोगों से कनेक्शन उसे कंफ्यूज करता है, लेकिन वह ब्रैक्स को मिशन में शामिल करके अपने तरीके से ट्रस्ट दिखा रहा है। जस्टिन उन्हें एक ईयर्स ओल्ड ऑटो एक्सीडेंट और अनआइडेंटिफाइड जेन डो का रिकॉर्ड भेजती है। रिकॉर्ड फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, मेमोरी लॉस और अनयूजुअल न्यूरोलॉजिकल चेंजेस की तरफ इशारा करता है। मदीना अपनी तरफ से हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स फॉलो करने निकलती है, जबकि ब्रदर्स टेम्पररी ब्रेक के लिए एक कंट्री बाहर जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट आंसर शायद अनाइस के चेहरे के पीछे छिपी पुरानी आइडेंटिटी में है। ब्रैक्स नोटिस करता है कि वेट्रेस एनजी क्रिश्चियन में इंटरेस्ट ले रही है। वह क्रिश्चियन को सिंपल सोशल क्यूज समझाने की कोशिश करता है, मगर क्रिश्चियन हर सवाल को लिटरल मीनिंग में लेता है। एनजी उसका फेवरेट सॉन्ग पूछती है। क्रिश्चियन रोमांटिक या फैमिलियर आंसर देने के बजाय क्लासिकल कंपोजिशन और फिर हैवी म्यूजिक का रेफरेंस दे देता है। ब्रैक्स फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन एनजी फिर भी उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है। क्रिश्चियन क्राउड को ऑब्जर्व करके लाइन डांस का पैटर्न सेकंड्स में लर्न कर लेता है। जो आदमी नॉर्मल कन्वर्सेशन में स्ट्रगल कर रहा था, वो मूवमेंट्स को मैथमेटिकल सीक्वेंस समझकर सबके साथ परफेक्टली डांस करने लगता है। ब्रैक्स जेन्युइनली प्राउड महसूस करता है, क्योंकि उसे क्रिश्चियन का एक हल्का और खुश वर्जन नजर आता है। मगर पीस ज्यादा देर नहीं रहती। एनजी का जेलस एक्स बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड्स क्रिश्चियन को इंसल्ट और प्रोवोक करते हैं। क्रिश्चियन कन्फ्लिक्ट अवॉइड की कोशिश करता है, लेकिन जब वे फिजिकल होते हैं तो ब्रैक्स जंप इन करता है। दोनों ब्रदर्स कोऑर्डिनेटेड फाइट में ग्रुप को क्विकली गिरा देते हैं। ब्रैक्स रॉ अग्रेशन यूज करता है, क्रिश्चियन प्रिसाइज लॉक्स और कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स। फाइट के बाद वे पुलिस से पहले बार छोड़ देते हैं। सबसे छोटी लेकिन इमोशनल डिटेल यह है कि एनजी क्रिश्चियन को अपना नंबर दे देती है। ब्रैक्स इसे विक्ट्री समझता है। क्रिश्चियन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि कॉल कब और क्या कहकर करे। मदीना हॉस्पिटल में जेन डो की फाइल खोल चुकी है और उस औरत का पास्ट अनाइस की आइडेंटिटी को कंप्लीटली बदलने वाला है। मदीना हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से जेन डो 636 की फाइल मांगती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 साल पहले एक अननोन वुमन सीवियर ऑटो एक्सीडेंट के बाद लाई गई थी। उसकी स्कल फ्रैक्चर्ड थी, जॉ, रिब्स और आर्म टूट चुके थे और फेस इतना डैमेज था कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ी। होश में आते वक्त वह किसी अटैक का जिक्र करती थी, लेकिन उसकी ऑलमोस्ट सारी पर्सनल मेमोरी इरेज हो चुकी थी। फिर एक इम्पॉसिबल चेंज हुआ। जिस औरत को चेस या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी याद नहीं थी, वह सिर्फ 3 दिन में एक्सपर्ट लेवल
पैटर्न्स सॉल्व करने लगी। स्पेशलिस्ट इसे एक्वायर्ड सैवेंट सिंड्रोम कहता है, एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन जहां ब्रेन ट्रॉमा हिडन एबिलिटीज को अनलॉक कर देता है। जेन का फ्रंटल और पैरेटल कॉर्टेक्स पैटर्न रिकॉग्निशन, क्रिटिकल थिंकिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और सर्वाइवल डिसीजंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड से काम करने लगा। वह कॉम्बैट को भी पैटर्न की तरह रीड कर सकती थी। थ्रेट देखकर बॉडी ऑटोमेटिकली लीथल रिस्पॉन्स चूज करती। एक गार्ड ने उसे कंट्रोल करना चाहा तो जेन ने उसे ओवरपावर किया और फैसिलिटी से एस्केप कर गई। मदीना रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फोटोग्राफ्स, अनाइस की सेल्फी और पुरानी सैंचेज फोटो कंपेयर करती है। फेस बदल चुका है मगर बोन स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड्स मैच होते हैं। शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है, अनाइस कोई अनरिलेटेड असैसिन नहीं, वह खुद मिसिंग मदर एडिथ सैंचेज है। किंग को इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने एडिथ को ढूंढ लिया था। अब सवाल यह है कि क्या पुरानी फैमिली फोटो उसकी मेमोरीज वापस ला सकती है, और अगर ला सकती है तो बर्क के लिए उससे ज्यादा डेंजरस कोई नहीं होगा। बर्क के नेटवर्क को अब पता चल चुका है कि मदीना ऑफिशियल रिकॉर्ड से एडिथ की आइडेंटिटी तक पहुंच गई है। हिट कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंज करने वाला बाटू मैसेज सर्कुलेट करता है, मैरीबेथ मदीना को एलिमिनेट करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रैक्स के डिवाइस पर भी आता है क्योंकि वह प्रोफेशनल असैसिनेशन नेटवर्क का ट्रस्टेड ऑपरेटिव है। ब्रैक्स टारगेट का नाम देखते ही जॉब रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वह क्रिश्चियन को फौरन नहीं बताता। क्रिश्चियन बाद में मैसेज देख लेता है और इंस्टेंटली समझ जाता है कि मदीना अकेली और एक्सपोज्ड है। इसी वक्त अनाइस भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करके उसके टेम्पररी एयरबीएनबी की तरफ जा रही होती है। अनाइस के लिए यह सिर्फ एक पेड जॉब है। उसे अभी तक नहीं पता कि टारगेट के पास उसकी खुद की फैमिली फोटो और रियल आइडेंटिटी का प्रूफ मौजूद है। क्रिश्चियन जस्टिन से मदीना की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करवाता है और कार फुल स्पीड से चलाता है। वह पुलिस को कॉल करने का कह रहा होता है मगर जस्टिन याद दिलाती है कि क्रिश्चियन खुद एक एस्केप्ड फेडरल कन्विक्ट है, इसलिए ऑफिशियल रिस्पॉन्स कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी। मदीना मीनोहाइल घर में एविडेंस ऑर्गेनाइज कर रही होती है। उसे लगता है कि केस फाइनली क्लियर हो रहा है, लेकिन रूम्स और विंडोज के बाहर मूवमेंट शुरू हो चुकी है। क्रिश्चियन फोन मिलाता है और वार्निंग देता है कि कोई उसे मारने आ रहा है। लाइन कट होने से पहले दरवाजा खुलता है। मदीना वेपन ड्रॉ करती है, सामने अनाइस खड़ी है। दोनों ट्रेंड और डिटरमिन्ड है मगर अनाइस के रिफ्लेक्सेस नॉर्मल लिमिट्स से बाहर है। क्रिश्चियन अभी रास्ते में है और हर सेकंड मदीना की जिंदगी डिसाइड करेगा। मदीना ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देती है मगर अनाइस हर मूव को पहले ही रीड कर लेती है। वो फर्नीचर, वॉल्स और नैरो स्पेस को वेपन की तरह यूज करती है। मदीना गन लूज करने के बाद हैंड टू हैंड फाइट में जाती है। कुछ मोमेंट्स के लिए वह अनाइस को सरप्राइज भी करती है, लेकिन एक्वायर्ड सेवेंट रिफ्लेक्सेस उसे रिकवर करवा देते हैं। अनाइस ब्लेड निकालती है और मदीना को डीपली स्टैब कर देती है। अनाइस फाइनल ब्लो देने वाली होती है जब उसकी नजर एविडेंस टेबल पर रखी पुरानी फैमिली फोटोग्राफ पर पड़ती है। फोटो में एडिथ, जीनो और छोटा अल्बर्टो है। अनाइस का माइंड जैसे वायलेंटली अनलॉक होता है। फ्रैगमेंटेड मेमोरीज वापस आती हैं। बॉर्डर के बाद कैप्चर होना, बर्क के लोगों के कंट्रोल में रहना, हस्बैंड जीनो का रेजिस्टेंस और बर्क का उसे मार देना। अनाइस को याद आता है कि अल्बर्टो उससे अलग कर दिया गया था। एक्सीडेंट ने उससे पास्ट भुला दिया था, लेकिन ट्रॉमा के नीचे मदर की मेमोरीज जिंदा थी। इसी वक्त क्रिश्चियन पहुंचता है और इंजर्ड मदीना को प्रेशर देकर ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। अनाइस रूम से चली जाती है मगर अब वह हायर्ड असैसिन नहीं रही। उसका टारगेट बदल चुका है। किंग फैमिली को ढूंढ रहा था, बर्क ने जीनो को मारा और अल्बर्टो शायद अब भी जिंदा है। क्रिश्चियन के लिए मिशन सडनली पर्सनल हो जाता है। एक ऑटिस्टिक बच्चा सालों से प्रिजन में अकेला हो सकता है। क्रिश्चियन इमरजेंसी प्रेशर लगाकर मदीना की जान बचाता है। उसका पंक्चर्ड लंग, इंटरनल इंजरीज और ब्लड लॉस गंभीर है, लेकिन एम्बुलेंस आने तक वह होश में रहती है। उधर जस्टिन एडिथ के रिकॉर्ड्स, एमिलियानो की कॉल्स और क्रॉस बॉर्डर डेटा को जोड़कर अल्बर्टो की लोकेशन ट्रेस करती है। एक फोटोग्राफ में अल्बर्टो 13 साल का नजर आता है। उसकी पोस्चर, रिपेटिटिव मूवमेंट्स और बिहेवियर देखकर क्रिश्चियन को लगता है कि वह भी ऑटिस्टिक हो सकता है। रिकॉर्ड्स हुआरेज के सो कॉल्ड स्कूल तक ले जाते हैं मगर सैटेलाइट इमेजेस, गार्ड्स और ऊंची वॉल्स प्रूव करती हैं कि वह स्कूल नहीं, प्रिजन कैंप है। तस्कर पेरेंट्स को लेबर और एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बच्चों को लेवरेज बनाकर कैद रखते हैं। क्रिश्चियन को समझ आ जाता है कि किंग ने एडिथ को ढूंढ लिया था, इसीलिए उसे मारा गया। एमिलियानो फैमिली लिंक था और अल्बर्टो वो लिविंग विटनेस है जो बर्क का ऑपरेशन एक्सपोज कर सकता है। बर्क को अनाइस की मेमोरी वापस आने और मदीना के बचने की खबर मिलती है तो वह कॉब को ऑन ऑर्डर देता है कि सब बच्चों को रेगिस्तान में ले जाकर मार दो। हुआरेज निकलने से पहले क्रिश्चियन और ब्रैक्स की नाराजगी उभर आती है। ब्रैक्स कहता है कि बचपन से उसने क्रिश्चियन को डिफेंड किया, लेकिन कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। क्रिश्चियन मान लेता है कि अल्बर्टो में वह अपना अकेला बचपन देख रहा है। ये ऑनेस्टी ब्रैक्स को रोक देती है और वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। जस्टिन ड्रोन फीड में गार्ड्स को बच्चों को बस पर लोड करते देखती है। अंधेरे का इंतजार करने का वक्त नहीं है। क्रिश्चियन और ब्रैक्स के पास सिर्फ 11 मिनट है बस रोकने, कंपाउंड तोड़ने और दर्जनों बच्चों को मौत से बचाने के लिए। क्रिश्चियन और ब्रैक्स कंपाउंड पहुंचते ही स्टेल्थ प्लान छोड़ देते हैं क्योंकि बस निकलने को तैयार है। दोनों अलग हो जाते हैं। क्रिश्चियन लॉन्ग रेंज एंगल्स और गार्ड्स की मूवमेंट कैलकुलेट करता है, जबकि ब्रैक्स फ्लैंक से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मर्सनरीज को लगता है कि कोई टीम अटैक कर रही है, लेकिन असल में सिर्फ 2 ब्रदर्स कोऑर्डिनेशन से पोजीशंस चेंज कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन हर शॉट से एक थ्रेट रिमूव करता है और ब्रैक्स कवर से कवर मूव करते हुए क्लोज रेंज फाइटर्स को गिराता है। जस्टिन कैमरास, गेट कंट्रोल्स और रेडियो ट्रैफिक मॉनिटर करके एनिमी लोकेशंस बताती रहती है। फायरिंग के दरमियान ब्रैक्स एक घबराए हुए बच्चे को सेफ कॉर्नर की तरफ भेजता है। कॉप बस को कंपाउंड से निकालने का ऑर्डर देता है और गार्ड्स को सैक्रिफाइस करके एस्केप रूट बनाता है। क्रिश्चियन अल्बर्टो को बस के अंदर देख लेता है। ब्रदर्स कंपाउंड क्लियर करने के बजाय चेस्ट चूज करते हैं, वैन में जंप करते हैं और डैमेज्ड गेट को तोड़कर बस के पीछे निकल जाते हैं। डेजर्ट रोड पर ब्रैक्स स्टीयरिंग संभालता है, जबकि क्रिश्चियन स्पीड, डिस्टेंस और एंगल्स कैलकुलेट करता है। वह टायर्स शूट नहीं कर सकता क्योंकि बस रोल ओवर होने से बच्चे मर सकते हैं। बस
पिट के पास रुकती है। कॉब और गार्ड्स सब बच्चों को बस से बाहर निकालते हैं। पिट के पास गार्ड्स बच्चों को नीचे होने पर मजबूर कर रहे होते हैं, जबकि बस के अंदर क्रिश्चियन और ब्रैक्स ऑपोजिट साइड से एनिमीज को क्लियर करते हैं। क्रिश्चियन हर मूवमेंट को इस तरह टाइम करता है कि कोई भी स्ट्रे बुलेट बच्चों की डायरेक्शन में न जाए। ब्रैक्स रियर आयल में कॉम्बैट करता है और बस में छिपे बच्चों को नीचे रहने का सिग्नल देता है। कॉब समझ जाता है कि उसके आदमी खत्म हो रहे हैं, इसलिए वह अल्बर्टो को गन पॉइंट पर रखकर डील का ऑफर देता है, मगर ब्रदर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते। कॉब एक सडन मूव करता है। क्रिश्चियन और ब्रैक्स ऑलमोस्ट एक ही वक्त पर फायर करते हैं और वह गिर जाता है। क्रिश्चियन पहली बार अल्बर्टो के सामने आता है। वह डिस्टेंस मेंटेन करके काम टोन और सिंपल मूवमेंट्स का इस्तेमाल करता है। अल्बर्टो धीरे धीरे समझता है कि थ्रेट खत्म हो चुका है। बाहर दोनों ब्रदर्स पिट से सारे बच्चों को निकालते हैं। बस अब डेथ व्हीकल नहीं, रेस्क्यू ट्रांसपोर्ट बन जाती है। क्रिश्चियन ड्राइव करता है, ब्रैक्स इंजरीज को चेक करता है और अल्बर्टो को कंफर्ट करने की ऑकवर्ड कोशिश करता है। रास्ते में ब्रैक्स एक स्ट्रे कैट देखता है और बस रुकवा देता है। क्रिश्चियन पहले कह चुका था कि वह डॉग के बजाय कैट पर्सन है और अब ब्रैक्स कैट को उठाकर बस में ले आता है। मिशन कंप्लीट है, अल्बर्टो जिंदा है, बच्चे फ्री हैं और ब्रदर्स ने मिलकर वह फैमिली बचा ली जिसे किंग अकेला ढूंढते ढूंढते मर गया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।